तो हम लोग पिछले क्लास में इकोलॉजी के नेटेलिटी के बारे में कवर कर रहे थे। वहाँ उसके बाद हम लोग उसके ग्रोथ रेट को कवर किए थे। आज हम लोग उसके आगे मोर्टेलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। मोर्टेलिटी का मतलब ही होता है डेथ रेट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ रेट कितना है, कितना ऑर्गेनिज्म या उसका डेथ रेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो कहते हैं कि जब भी हम लोग मोर्टेलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मोर्टेलिटी जो होता है वह किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे नंबर ऑफ पीपल्स 1000 पे कितने डेथ करते हैं। जनरली हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो पर 1000 कैलकुलेट करते हैं कि 24 घंटे में पर 1000 में कितने लोग डेथ करते हैं। ये जनरली जो होती है वो मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, तो एक काम करते पहले आप हेडिंग डालिए मोर्टेलिटी, ब्रैकेट में लिखिए डेथ रेट, डालिए मोर्टेलिटी, ब्रैकेट में लिखिए डेथ रेट, लिखिए इट रेफर टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल, it refers to death of individuals in the population like natality in the population। और क्या लिखे of the in the population, नीचे लिखिए mortality having mainly two types। पहले लिखिए टू टाइप्स, पहले लिखिए इसमें मिनिमम नेटेलिटी, मिनिमम मोर्टेलिटी, मिनिमम मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी MORTALIT, मोर्टेलिटी लिखिए ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक और ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी, पोटेंशियल मोर्टेलिटी, स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। इट रिप्रेजेंट द theoretical minimum loss under ideal or non-limiting condition, it is constant for a population, thus even under best condition individual would be die of individual would die of old age determined by their physiological longevity, longevity। तो कहा कि मिनिमम मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है। आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी आप देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, यंग एज में ज्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। कैसे, क्वेश्चन करोगे नहीं, कैसे आपको यंग एज में मोर्टेलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यंग एज में क्या होता है कि आज के समय में बीमारी, एक्सीडेंट, ठीक है, लोग सिगरेट पीना, शराब पीना की विभिन्न तरह की बीमारियों को खुद से लोग पैदा कर लेते हैं। जनरली जो डेथ रेट होती है, डेथ जो होती है जनरली जो होती है वो 60 ईयर के एबव, 70 ईयर के एबव माना जाता है। 70, 75, 80 साल पर जब लोग डेथ करते हैं तो दिस इज द गुड एज फॉर द डेथ। क्यों कि अगर ज़्यादा एज भी आप रह जाएंगे तो फिर आप बेड पर पड़ जाएंगे। अब आपका सेवा कौन करेगा, लैट्रिन बाथरूम विभिन्न तरह की फेनोमेना आपको खुद कोई आप कर नहीं पाएंगे, दूसरा कोई करेगा। तो इससे क्या होता है कि लाइफ खुद को कष्ट साबित होता है। तो इसीलिए बेस्ट एज फॉर डेथ जो होता है वो 70 to 80 ईयर, 70-80 ईयर जो होता है ये इसलिए बेस्ट एज माना जाता है। अगर 80-82 साल के भी हैं तो ठीक है, क्योंकि आप चलते फिरते डेथ करें। आपको डेथ तो एक प्राकृतिक का सच है, डेथ जो है एक प्राकृतिक का सच है, ये तो होना ही होना है। आज हम बरबर कर रहे हैं, क्या भरोसा कल हम रहे ना रहे। तो ये प्राकृतिक का सच है, इसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, एक लिमिट, एक फिक्स एज पर जब इंसान का डेथ होता है तो फैमिली के मेंबर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। आप सपोज करो कि कोई घर का लड़का है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का है, उसका डेथ होना वो फैमिली को काफ़ी कचोटेगा। अगर मान लिया कोई शादी हुआ लड़का है, 20 साल, 25 साल, 30 साल का है, उसकी डेथ होती है तो उसके पीछे फैमिली पड़ी हुई है, ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो
ऐसे कंडीशन में जो मोर्टेलिटी होती है, जो कि इसे मिनिमम मोर्टेलिटी कहा जाता है, ये जो होता है एट द ओल्डेस्ट एज होता है, 70 80 85 साल का जो एज में जो डेथ होता है, तो इस तरह की जो डेथ होती है, इस तरह की जो मोर्टेलिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे, आप जनरल अपने गांव में देखिएगा, अब जो हम बोल रहे हैं आप इस डाटा को थोड़ा ध्यान में रख कर अपने गांव में मेंशन करिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ जो होती है 70 75 साल 80 साल के बाद होती है। आज के डेट में बहुत कम मिलते हैं। आज के डेट में जब देखोगे ना 80 85 साल के लोग बहुत घर में, गाँव में, बहुत शहर में तो बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। आज के डेट में लोग 50 साल 55 साल 60 साल होते होते लोग डेथ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 20 साल 25 साल होती है, रोड एक्सीडेंट हुआ डेथ कर गए, कहीं गाड़ी चली, ट्रेन, कहीं गाड़ी गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 20-25 लोग एक्सीडेंट कर गए, कहीं पुल गिर गया वहाँ पर एक्सीडेंट कर गए, कुछ लोग के शराब पीने से किडनी खराब हो गई, मर गए, सिगरेट पीने से लंग्स सड़ गया, उससे मर गए। तो इस तरह से जो मोर्टेलिटी रेट है ना, दिन प्रतिदिन जो है वह मिनिमम मोर्टेलिटी रेट की घटती जा रही है। मिनिमम मोर्टेलिटी रेट जो घटती जा रही है। मिनिमम मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ, ओल्डेस्ट एज जो के लोग जो होते हैं वो काफी दिन तक, मतलब काफी, अब लोग ओल्डेस्ट होते ही नहीं है, यंग स्टेज में ही जल्दी क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका बहुत सारे रीजन है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें कि इस समय हम चाइना में हैं, चाइना में आप देखोगे तो आप, मतलब हम यहाँ के लोगों को देखते हैं अपने हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं। अपने देश में क्या है कि लोग जैसे मोटे होते जाते हैं, पेट निकलता जाता है, शरीर भारी होता जाता है। अगर आप दुबले पतले हैं, सपोज एग्जांपल देते हैं कि अगर आप दुबले पतले हैं, आपका वजन अगर 40-45 केजी का है, तो लोग कहते हैं यार तो खाता ही नहीं है, ये तो मोटा ही नहीं हो रहा है। आपको उन बच्चों के लिए हम बता दें जिनकी वजन काफी कम, मतलब 40-45 केजी, 50 40-45-50 केजी, अगर फीमेल है तो वेरी गुड एज, मेल है तो 50 से 55 साल। आप मोटे होने की कोशिश मत करिए। आपको बताए फीमेल, अगर चाइना में हम हैं, इस समय चाइना में हम आपसे वीडियो बना रहे हैं, अगर फीमेल का एज जो है, अगर वो 20-25 साल की है, अगर उसका वजन 40 केजी से ज़्यादा है, तो पता है फीमेल वो डाइटिंग पे चली जाती है, सब खाना नहीं खाती हैं। यहाँ पर अपनी फिगर सही करने के लिए मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम दुबली पतली होनी चाहिए, थोड़ा सा फैट बॉडी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना के लोग ऑलरेडी बॉइल्ड खाना खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट फैट जो होता है बॉइल्ड हो जाता है, तो खत्म हो जाता है, बचता नहीं है यहाँ पे। पका मसाला लोग खाते नहीं है, तेल खाते नहीं है कि बॉडी में फैट होगा। भाई तेल खाएंगे तब ना दबा के क्या होगा, बॉडी में फैट होगा। तेल तेल खाते ही नहीं है। ठीक है, मसाला बिल्कुल नहीं खाते हैं ये लोग, केवल पानी में बॉयल करते हैं, खाना उसी को खाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लोगों की फैट की जो लेवल होती है बिल्कुल कम होती है, उस पे से थोड़े से मोटे हो जाते हैं, पता चलता है कि लोग डाइटिंग पे चले गए, एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरा टाइम नहीं खाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अगर दुबले पतले हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल परेशान ना हो। फीमेल्स को भी एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर फीमेल दुबली पतली है तो उसका पीरियड टाइम पर आना चाहिए। अगर फीमेल की पीरियड अगर टाइम पर आ रहा है, तो वो फीमेल जो है किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, हाँ अगर पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा है, तब उस स्थिति में आपको ब्लड की लेवल बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। तब आपको हरा फ्रूट्स जो है गए, या मूंग हो गया, चना हो गया, दाल जो चना हो गया, उसको भिगो के खाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई पीरियड चाहिए, अगर आप लो वेटेड हैं, 40 किलो, 35 38 किलो, 45 किलो के भी हैं, तो आपको किसी तरह की दुनिया वालों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने काम करते रहिए। दुनिया का काम है चिल्लाना, आप अपने काम में लगे रहिए। लेकिन हाँ ध्यान रखना, क्योंकि फीमेल का पीरियड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बॉडी वेट जब घटता है तो बॉडी में ब्लड की लेवल घटती है, तो फीमेल को पीरियड आने में लेकर होने लगता है, बाद में चलकर आफ्टर मैरिज आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर जरूर कंसल्ट करें, और नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम मोर्टेलिटी का रेट। दूसरा जो आता है उसको कहते हैं इकोलॉजिकल और रियलाइज मोर्टेलिटी। देखिए दूसरा लिखिए, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी लिखो, इट इज द actual loss of individual under a given environmental condition, it is like, it is comma देखा, like ecological natality, not a constant or varies with
varies with population and environmental condition। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, जो रेशियो निकालना होता है बर्थ डेथ रेशियो जो निकालते हैं वो होता है बर्थ अपॉन में डेथ इंटू 100। ठीक है, ये होता है बर्थ डेथ रेशियो। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं वाइटल इंडेक्स। क्या नाम होता है इसको? वाइटल इंडेक्स। इट्स ऑल्सो नोन एज वाइटल इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम लोग वाइटल इंडेक्स को देख लिए, यहां से हम लोग रेट कैलकुलेट करने के सीख गए। ठीक, अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए। अब देखिए, जो हम लोग इंडेक्स जब देखते हैं, अब आपको बताएं कि इसमें क्या होता है कि हम लोग एज ग्राफ को देखते हैं। कहते हैं कि जनरली जो हम लोग कर्व पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली जो होते हैं वो दो तरह के कर्व हम लोग को मिलते हैं। अब आपको बताएं, एक मिनट, थोड़ा सा आपको छोटा करना पड़ेगा। अगर हम एक तरह से अगर एज की बात करें, गौर समझिएगा, सपोज करें कि एक तरफ एक हम ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ हम लोग एज को लेते हैं। ठीक है, ये परसेंटाइल है हमारे पास, एज जो है कितना लाइफ, परसेंटाइल लाइफ है, स्पान है। इधर लाइफ स्पान का मतलब होता है कितना साल तक आप जीवित हैं। ठीक है, और इधर की तरफ है आपका जो हमारे पास रेट है, कितना रेट हमारे पास बढ़ रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ इधर की तरफ है सर्वाइवर पर 1000, सर्वाइवर पर 1000 मतलब 1000 में से कितने लोग जो है अधिक मात्रा में जीवित हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या होता है कि हम लोग जब ग्रोथ देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो किसका होता है? मैन का। यही काफी दिन तक, क्योंकि इनके पास क्या है कि बहुत सारे मेडिसिन है भाई, आराम से क्या करते हैं वो लोग, डिस्कवर कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो हमारे पास जो होती है, खासकर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है वो किसका ग्रोथ है? मैन का ग्रोथ होता है। क्योंकि मैन के पास क्या होता है कि किसी तरह की कोई भी जब बीमारी होती है तो ये तुरंत क्या करते हैं, मेडिसिन निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे सब सपोज कर एग्जांपल में कोविड आया है, कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 में लगातार डेथ होती जाई, डेथ होती गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डेथ तो हुई, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तो बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, जिस कंट्री में पहले, जैसे चाइना में पहले हुआ तो यहाँ पर डेथों की संख्या ज़्यादा हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग अमेरिका में फैला, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, पूरे लगभग पूरे विश्व में फैला। तो लगभग जहाँ पर सबसे पहले आया वहाँ पर इसकी सिम्टम्स पता नहीं चला और इफेक्टिव रेट ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर डेथ रेट जो है थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी प्रिकॉशन आ गई, मेडिसिन आ गई, तो मेडिसिन आने के बाद क्या हुआ कि इनकी अब डेथ रेट जो है घटने लगी। तो इसीलिए मैक्सिमम डेज तक अगर जीवित कोई रहता है, मतलब अपने आप को सर्वाइव करता है, तो वो क्या होता है? मैन। इनकी नंबर परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई छोटे जीवों का बीमारी होता है, जैसे मैं आपको देते हैं H1N1 स्वाइन फ्लू जो था वो बर्ड्स में होता था, मुर्गियों में होता था। तो क्या करते थे लोग, मुर्गियों को स्वाइन फ्लू हुआ तो उसको बचाने के लिए वैक्सीन नहीं निकाले। क्या होता था कि जैसे मैं सपोज करो कि कोलकाता में एक छोटा सा शहर का नाम, आपको एक स्टेट का नाम बता देते हैं, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में मान लो कि एक सिटी में आपको पता चला कि स्वाइन फ्लू हुआ है। अब क्या करते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट में या उस लोकेलिटी में जितने भी मुर्गी फार्म थे, सारे मुर्गियों को मार देते थे। मर गया मुर्गी, H1N1 खत्म। तो ये सिंपल तरीका होता था लोग, लेकिन अब इसे ह्यूमन को तो कर नहीं सकते हैं ना कि चलो भैया चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले H1N1 फैला, वुहान को ही स्वाहा कर दो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा उसी तरह से हमारे इंडिया में आसाम में पहली बार हुआ, क्या कहते हैं, H1N1 हुआ, तो इसका मतलब आसाम को ही पूरा स्वाहा कर दो, या आसाम की जिस सिटी में हुआ उसको स्वाहा कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। या उधर आपको क्या कहते हैं, राजस्थान में उधर की तरफ हुआ, महाराष्ट्र में सबसे पहले जो केस मिला दूसरी बार, तो वहाँ नहीं कि महाराष्ट्र को समाप्त कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ह्यूमन और एनिमल, लोग ह्यूमन को बड़े प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं इसको सेव करके रखो, ये रखो, वो रखो, लेकिन जानवरों में क्या होता है कि लोग उजाड़ देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट जो होती है वह मैन की होती है। सबसे मिनिमम किसकी होती है? वो होती है जो योक होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, योक सेल होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, इनकी जो मोर्टेलिटी रेट जो है, ट्री होते हैं। अब देखते होगे पेड़ पत्ते कितने जन्म लेते हैं, आप देखोगे अपने आसपास में पेड़ पौधे खैंची भर के जन्म लेते हैं। लोग क्या करते हैं, उसको ट्रैक्टर चलवा देते हैं या काट पीट देते हैं। तो इनकी जो रेट होती है सबसे कम होती है, जो इनकी रेट होती है वह सबसे कम होती है। वो होती है किसकी? पेड़ पौधे का, ट्री हो गया या ओल्क सेक हो गया, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं ऑस्ट्रेस हो गया। ये जितने भी ट्री, खाल का ट्री याद रखो, ओ एक होता है, ओ एक होता है। ये जितने भी होते हैं इन सारे ऑर्गेनिज्म की मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? घटी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जनरली हमारे पास बर्ड्स हो गए, चूहे हो गए, रैबिट हो गए, इनकी रेट क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। चूहे, रैबिट, अब ये हमारे पास पीक पॉइंट है। तब चूहे, रैबिट्स, इनकी संख्या क्या होती है? जनरली जो होती है वह घटती बढ़ती है। तो ये आपका है रैट या रैबिट्स, या आपका क्या कहते हैं माइस, चूहिया, जो इन लोग की रेट जो होती है लगातार क्या करती है? घटती जाती है। डियर या एनिमल्स आप कर सकते हैं, पेट एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं? अब दूसरी चीज, इंसेक्ट्स की बात करो। अभी कुछ देर पहले सुने थे कि पाकिस्तान से जो थे वो ग्रास हॉपर चले थे, जो राम जी का सुग्गा जो हरे रंग के होते हैं, तो ग्रास हॉपर चले थे। तो इनकी संख्या एक साथ में तादाद में आती है, ठीक है, एक सीजन में तादाद में आती है। और उसके बाद इनको लोग स्प्रे करते मार डालते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कीड़े को मार देते हैं। तो इनकी रेट जो होती है क्या करती है? घटती बढ़ती रहती है। इनकी रेट जो होती है वह जनरली बढ़ती घटती रहती है। तो इसमें आते हैं आपके कौन कौन से? बटरफ्लाई आ गए, या आप क्या कर सकते हैं कैटरपिलर आ गए, इस जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिराइव करते हैं। और हम लोग तीन तरह के कर्व पढ़ते हैं। एक होता है उसको लोग कहते हैं हाईली कन्वेक्स कर्व, दूसरा जो होता है उसको लोग कहते हैं हाईली कनकेव कर्व, और तीसरा जो होता है उसको लोग कहते हैं डायगोनल कर्व। इसका जो नाम होता है इसको लोग कहते हैं हाईली कन्वेक्स कर्व, ये होता है ये हो गया हाईली कन्वेक्स कर्व, एक होता है हाईली कनकेव कर्व। हाईली कनकेव कर्व, और ये जो बीच का होता है हम लोग कहते हैं डायगोनल कर्व, डायगोनल कर्व, ठीक है। तो आप इसको बना लो हाईली डायगोनल कर्व, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस खाली आपको लाइफ स्पान हो गया, बस इतना ही आपको जानना है इसके बारे में, ठीक है। ठीक, इसके बारे में पहली बार जो बताए थे हार्पर नामक साइंटिस्ट ने 1969 में इसके बारे में पहली बार बताए थे। उसके बाद हार्पर ने इसी को 1973 में मार्केट में एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर आए थे, ठीक है। बना लीजिए इस ग्राफ को। अब लिखिए, डालिए बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है आपका, थोड़ा सा ये टॉपिक जो चैप्टर होते हैं ना बड़े थोड़ा सा बोरियस टाइप का होता है, क्योंकि इकोलॉजी है। इकोलॉजी में आप कंसेप्ट को जितने अच्छे से समझ जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बताएंगे एक ऐसा पेपर होता है जहां पर बच्चे फेल नहीं होते। इसमें बच्चे बिल्कुल नहीं फेल होते। पेपर नंबर 3 में इकोलॉजी के सारे पेपर बहुत आसान होते हैं, वो आसानी से सारे क्वेश्चन को डिटेक्ट करके चले आते हैं और आसानी से लिख के चले आते हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, सेकंड पेपर का चैप्टर यूनिट नंबर जो 4 पढ़ाएंगे अभी, बायोस्टैटिक्स, वो थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है। उसके शुरू का चैप्टर में था पूरी थ्योरी है, पूरा 3-4-5 लेक्चर तो 4-5 वीडियो तो ऐसे केवल थ्योरी में कट जाएगा। लेकिन जब उसके बाद जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो वो डिफिकल्ट पोर्शन है, ठीक है। तो बायोस्टैटिक्स जो है वो डिफिकल्ट पोर्शन है।
आपके पूरे में बायोस्टैटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, धीरे धीरे हम चैप्टर को कवर करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, ध्यान डालिए बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल लिखिए, ईच पॉपुलेशन हैड द इनहेरिट पावर टू ग्रो, inherent power to grow when the environment is unlimited, ब्रैकेट में लिखिए स्पेस, फूड, अदर ऑर्गेनिज्म डोंट एग्जिस्टिंग या नॉट एग्जिस्टिंग, कॉमा लिमिटिंग इफेक्ट ब्रैकेट बंद कर लिखिए द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ब्रैकेट में लिखिए डेट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल बिकम कांस्टेंट, ब्रैकेट बंद करके बिकम कांस्टेंट एंड मैक्सिमम फॉर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। The value of growth rate under these favorable condition is maximal, is characteristic of particular population age structure and is a single index to the inherent power of a population to grow. It may be designated by symbol R, symbol small r, which is the exponent in differential equation for population growth in unlimited environment under specific physical conditions, लिखिए द इंडेक्स आर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक नेटिलिटी रेट एंड इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक डेथ रेट। तो कहा कि जो भी हमारे पास आर मिलता है वह नेटिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट का डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक नेटिलिटी रेट और ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक डेथ रेट, या इसको कहें हम लोग मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक बर्थ रेट और इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक डेथ रेट, कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडेक्स मिलता है हमको। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक इंडेक्स होता है हर ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हमारे पास लार्ज मैमेलियन है, ध्यान रखेंगे, अगर लार्ज मैमेलियन है, मैमेलियन में जितने बड़े ऑर्गेनिज्म है उनका आर की वैल्यू जो होती है वो 0.02 से 0.05 तक आर की वैल्यू होती है। ठीक है, उसी तरह से अगर बर्ड्स हो तो बर्ड्स की वैल्यू जो होती है आर की वैल्यू जो होती है 0.05 से लेकर 1.5 तक होती है। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स मैमल्स की बात करें, स्मॉल मैमलियंस की बात करें
तो उनका होता है आर की वैल्यू 0.3 से लेकर 8 तक, क्योंकि स्मॉल लेवल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर लार्ज इंसेक्ट इन वर्टिब्रेट की बात करें, लार्ज इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनकी आर की वैल्यू जो होती है 10 से लेकर 30 तक होती है। ठीक है, उसी तरह से अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इनकी आर की वैल्यू जो होती है वो 4 से लेकर 50 तक होती है। ठीक है, अगर प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोअन्स की बात करें तो इनकी वैल्यू होती है 30 से लेकर 800 तक होती है। ठीक है, उस तरह से आपका यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें तो इनकी वैल्यू होती है 600 से लेकर 2000 तक। ठीक है, और वही बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 3000 से लेकर और 20,000 तक होती है। तो इस तरह से इनकी संख्या जो होती है वह रिफ्लेक्ट होती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। ध्यान रखिएगा सारे वैल्यू पॉजिटिव में है, तो सारे वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब हुआ कि बर्थ रेट जो होता है वो ज्यादा होता है और डेथ रेट जो होती है वह कम है, इसलिए वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक तरह की स्पेसिफिक डाटा हम लोग को मिलता है। ठीक है, इंट्रिंसिक रैंक, बायोटिक पोटेंशियल। ठीक, तो ये इसके बायोटिक पोटेंशियल के बारे में जो पहला टर्म था इसको लेकर आए थे, जिसका नाम था कैंपमान, कैंप CHAP, कैंपमान, कैंपमान ले लाए थे 1928 में, 1928 ईस्वी में। इन्होंने बायोटिक टर्म लिखा, डिफिनेशन लिखो, द इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी द इन अकॉर्डिंग टू चैपमान, डिफिनेशन क्या था लिखो, the inherent property of an organism, the inherent property of the organism of an organism to produce, to survive, that is an organism to reproduce, sorry, that is to increase the numbers, it is sort of algebraic sum of number of young production, young produce at which reproduction which number of production in it is sort an algebraic sum of number of young produce at each reproduction, the number of reproduction is in given period of a time, the sex ratio and general availability to survive under given physical condition, कहने का मतलब हुआ कि एक छोटे से क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब ही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक प्रोडक्टिविटी स्टेज आने के बाद उसके पास कितनी प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी होती है, कितना उसका सेक्स रेशियो है, कितना उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी है, इसी के पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टू सर्वाइव, मतलब क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के पास कितना रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है, कितना उसकी सेक्स रेशियो है, कितना उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी है, इन सारे कैपेसिटी को, इस सारे पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से कई सारे साइंटिस्ट आए, अपना अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग विचार रखे गए। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारे पास एक नया टर्म आता है हम लोग कहते हैं लाइफ टेबल। हेडिंग डालिए, लाइफ टेबल। क्या है लाइफ टेबल? ठीक है, अब ये लाइफ टेबल की अगर हम बात करें तो लाइफ टेबल जो होता है, कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की मोर्टेलिटी रेट और नेटेलिटी रेट को अलग अलग रिप्रेजेंट करने की जो टेबल हम यूज करते हैं। तो लिखो, इंफॉर्मेशन ऑफ नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी
information of mortality and natality in different age and sex can be combined in form of life table. For this it possible to estimate the growth or डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वह है आपका इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। हेडिंग डालिए इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि ये चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं इसीलिए इसको आपको समझने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, छोटा सा टाइम लगेगा बहुत जल्दी, चूंकि हम इस चीज को पहले से भी आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन among पॉपुलेशन, ये है हमारा अगला हेडिंग। क्योंकि इस चीज को हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन टैक्सोनॉमिकल जितने भी हमारे पास स्पीसीज हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, हर किसी के पास अपना क्या होता है कि इंट्रैक्शन होती है, एक इंटरेक्ट रिलेशनशिप इनके बीच में होती है। ठीक है, अब ये इंटरप्रेट रिलेशनशिप जो होते हैं जनरली मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में सिम्बायोसिस के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बायोसिस के सिस्टम जो होता है वो बड़े स्पेसिफिक सिस्टम माना जाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक के सिस्टम को इसलिए स्पेसिफिक माना जाता है कि वह ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब होता है लिविंग टुगेदर। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिविंग सिम्बायोसिस में खास करके जो रिलेशनशिप सिम्बायोसिस का मतलब ही होता है कि आपस में रह के एक साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के सर्वाइव करना। और जैसे आपके घरों में छोटे छोटे एनिमल्स, आप जैसे काऊ हो गया, इस सारे को आप पालते हैं तो आपके उनके बीच में एक तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वो आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपके घर में वो गाय रहती है, आपके घर में कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहते हैं, ये सारे चीज जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिसका नाम था डी बेरी 1879 में, ये सबसे पहले जो थे इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताए थे। ठीक है, उस जिन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था जिसका नाम था सिम्बायोसिस। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओडम साहब का इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1971 ईस्वी में आए और इन्होंने इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रिप्रेजेंट को आगे चलकर डिवाइड किया और उन्होंने डिवाइड करने में इनको अलग अलग पार्टिकल दो तरह के इंट्रैक्शन में डिवाइड किया। जो सिम्बायोसिस डी बेरी साहब ने पहले टर्म डी बेरी ने कहा कि आपस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो जनरली आपस में एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिलेशनशिप होता है उसको लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन डी बेरी साहब के जाने के बाद जब ओडम ने 1971 में आए तो 1971 में ओडम साहब ने कहा कि ये जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जो एक दूसरे के बेनिफिट पहुंचाते हैं, या तो एक को बेनिफिट होता है दूसरे को नुकसान नहीं होता है, जीरो होता है, या दूसरे को बेनिफिट होता है तो पहले को बेनिफिट नहीं होता है, या तो दोनों को बेनिफिट होता है। ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, या दोस्तों दोनों को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जहां नुकसान टर्म आया वहां पर भी सिम्बायोसिस है, दो व्यक्ति वहां पर भी है, दोनों आपस में रहते हैं। तो इस तरह से इधर भी दोनों आपस में रहते हैं, इस तरह से उधर भी दोनों आपस में ही रहते हैं, है तो सिम्बायोसिस ही। लेकिन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल रेट में दोनों के इजाफा होता है, या एक को इजाफा नहीं होता और एक को इजाफा होता है दूसरा कांस्टेंट होता है।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो एक या तो दोनों को नुकसान होता है, या तो एक को नुकसान होता है और दूसरा जो है कांस्टेंट है। तो इस तरह की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो था तो दोनों में सिम्बायोसिस, लेकिन इसी को आगे चलकर ओडम साहब ने इस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किए और उनका नाम रखा उन्होंने, एक को कहा पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्या नाम दिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन, और दूसरे को उन्होंने कहा नेगेटिव इंटरेक्शन। नाम क्या दिए, एक को कहा पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक को कहा उन्होंने नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, अब ये पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन का क्या कंसेप्ट था, उन्होंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि मान लो कि जो पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो मान लो कि कुछ ऐसे सिस्टम होंगे जिसमें क्या होता है कि दोनों लोग को बेनिफिट ना हो। मान लो दो ऑर्गेनिज्म में दोनों में किसी को बेनिफिट ना हो, या दोनों में दोनों का बेनिफिट हो, या दोनों में एक का बेनिफिट हो, एक को बेनिफिट हो ना करे। ठीक है, या पहले को बेनिफिट ना हो दूसरे को बेनिफिट हो। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन मिला वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटरेक्शन के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, सपोज करो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होती है। या मान लो कि हमारे पास जो है ये भी हो सकता है एक को बेनिफिट हो दूसरे को नुकसान हो। ये भी हो सकता है कि एक को बेनिफिट हो, सॉरी दोनों का दोनों नुकसान हो, या एक को नुकसान हो एक को बेनिफिट, एक एकदम कांस्टेंट दूसरा एकदम घट रहा हो। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन हमारे पास मिलकर आता है कि जहां पे एक को प्रॉफिट हो दूसरे को नुकसान में जाए, या दोनों को दोनों नुकसान में जाए, या एक कांस्टेंट रहे एक नुकसान में जाए। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है इस तरह की नेगेटिव इंटरेक्शन होती है, जहां पर हमारी सारी चीजें पॉजिटिव में होती है, कांस्टेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। लेकिन जहां पर एक को नुकसान होता है दूसरे को बेनिफिट होता है, उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये नेगेटिव इंटरेक्शन और पॉजिटिव इंटरेक्शन में जिस तरह से हम लोग पढ़े थे वहां पे कमेंसलिज्म, एनासलिज्म, मैचुलिज्म, ये जितने भी सिस्टम जो थी वहां यहाँ पर भी वो सारे टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो हम अब अभी जो शुरू करेंगे तो ये टॉपिक बड़ा सा थोड़ा बड़ा है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, और हम वीडियो बड़ा बनाना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने पर क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, यार इतना बड़ा वीडियो है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो इसका बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इंट्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म के किस तरह से आपस में, हम जो एग्जाम्पल दे के साथ बताएंगे कि कैसे एग्जाम्पल को देकर और ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करते हैं, कि ये नेगेटिव इंटरेक्शन कैसे करता है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, एनासलिज्म या कमेंसलिज्म या मैचुलिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है, हम सारी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप जो कि आज वीडियो का चौथा पार्ट है, अभी इसके करीब हमको लग रहे हैं कि 8-9 पार्ट जो होंगे ये पूरी यूनिट के माने, ये जो कि एक पूरा यूनिट है ना, पॉपुलेशन एक पूरा यूनिट है, तो एक पूरा यूनिट का अभी 8-9 वीडियो और बनेंगे धीरे धीरे, जो कि छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप उसको देख देख आराम से जो नोट्स बनाने वाला होगा बना लेंगे। एक बार आप लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा कि बातें क्या है। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू सो मच।